बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा। नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 35 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को भरोसा दिया है कि महागठबंधन सरकार में सबको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलेगा। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में सुबह 11:30 बजे होगा। राज्यपाल फागू सिंह चौहान मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों को शपथ दिलाएंगे। आज बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। जेडीयू कोटे से करीब 12, आरजेडी कोटे से 10, कांग्रेस कोटे से 2, हमसे 1 का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। ये तय हो चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के कोटे में जाएगा। आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ ही दिनों में एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बचे मंत्री शपथ लेंगे। बिहार में आज महागठबंधन सरकार में जेडीयू के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों के संभावित नामों में विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, संजय कुमार झा, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, मदन सहनी, शीला मंडल और जमा खान हैं। वहीं आरजेडी के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों के संभावित नामों में तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत, रणविजय साहू, चंद्रशेखर सिंह, सुधाकर सिंह, शाहनवाज आलम, कार्तिकेय कुमार, ललित यादव और समीर महासेठ होंगे। बिहार में आज महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के कोटे से शपथ लेने वाले मंत्रियों के संभावित नामों में चेनारी विधायक मुरारी गौतम और बायसी के विधायक अफाक आलम होंगे। वहीं हम पार्टी की तरफ से शपथ लेने वाले संभावित मंत्री संतोष कुमार सुमन होंगे। वहीं निर्दलीय विधायक सुमित सिंह महागठबंधन सरकार में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ ही दिनों में एक और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है और महागठबंधन ने संभावित मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। इस बीच अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम मंत्रियों की लिस्ट से काट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा पटना से बाहर चले गए हैं। माना जा रहा है कि वो दिल्ली गए हैं। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह के बीच कभी नहीं बनी। इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद नहीं दिया जा रहा। आज दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी बैठक होने जा रही है। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी। इस मीटिंग में बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी 20 सदस्य शामिल होंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में नेता चुनने में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं बैठक में महागठबंधन सरकार के खिलाफ भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीति पर भी जानकारी दी जाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत केजरीवाल आज गुजरात पहुंचेंगे और भुज में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दोपहर 2:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। माना जा रहा है कि भुज में अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके पहले के दौरों में केजरीवाल जनता के लिए कई मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से गुजरात दौरे पर हैं। सीएम गहलोत 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे। वो पार्टी पर्यवेक्षक भी हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने के साथ साथ वहां के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत गुजरात चुनावों के प्रभारी थे। इस बार उनके कैबिनेट में शामिल रघु शर्मा को वहां का प्रभारी बनाया गया है और अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक। इससे पहले 2 बार गहलोत का गुजरात दौरे का कार्यक्रम बना था, लेकिन कुछ वजहों से कैंसिल हो गया था। जालौर में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने गहलोत को अपना इस्तीफा भेजकर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विपक्षी दल भी सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार के घर जाने का ऐलान किया है। पायलट शाम 5 बजे सुराणा गाँव पहुँचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। आज दिल्ली में रोजगार मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च 200 से ज्यादा संगठन मिलकर आयोजित करा रहे हैं। दिल्ली के नंदनगरी में जंतर मंतर तक निकलने वाले मार्च में 2000 लोग के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ये मार्च 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बता दें कि देश की बात फाउंडेशन पिछले 1.5 साल से रोजगार के मुद्दे पर स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। साथ ही ये साफ किया है कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं है।
तेलंगाना सरकार ने आज राज्य भर में तेलंगाना राष्ट्र सामूहिक जातीय गीत अलापना यानी सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के गायन का आह्वान किया है। आज सुबह 11:30 बजे सभी ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों के वार्ड, महत्वपूर्ण यातायात जंक्शन और शैक्षणिक संस्थानों, जेलों, कार्यालयों और बाजारों में राष्ट्रगान के सामूहिक गायन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी से कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी तिरंगा यात्रा रोके जाने के विरोध में आज अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर तिलखी ब्रिज के पास जुलूस को रोक दिया था। पुलिस ने दावा किया है कि जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद विपक्षी दल के नेता का पुलिस से विवाद हो गया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि क्या यह पाकिस्तान या इस्लामाबाद है जो यहाँ तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। श्रीकांत ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीकांत को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की रिहाई की मांग को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व सीएम की रिहाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो 4 साल से ज्यादा का समय जेल में काट चुके हैं, लिहाजा उनको रिहा कर देना चाहिए। आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 2005 में ओपी चौटाला, अभय और अजय चौटाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुस्लिम समुदाय में मर्दों को तलाक का एकाधिकार देने वाले तलाक हसन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल तलाक हसन पीड़ित 8 महीने के बच्चे की मां बेनजीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि तलाक हसन और एक तरफा तलाक के सभी तरीकों को गैर कानूनी घोषित किया जाए। गौरतलब है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इस मामले में सरकार ने कानून बना दिया है। कोरोना महामारी के दौरान बेघर और अनाथ हुए बच्चों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि कोविड महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति से वंचित न रह जाएं। कोर्ट इस तरह के बच्चों की स्थिति पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि अपने माता पिता होने वाले बच्चों की संपत्ति पर देनदारियों का निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि संपत्ति पर उनके अधिकार सुरक्षित किए जा सके। हिमाचल की राजधानी शिमला में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपनी मांगों को लेकर रथ यात्रा शुरू की है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर 7 अक्टूबर 2022 तक ये रथ यात्रा चलेगी, जो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और दिल्ली में राजघाट और जंतर मंतर पर खत्म होगी। इसी आरक्षण की मांग को लेकर आज सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनकी मांग है कि संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाए, साथ ही क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जाए। कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के विजेता खिलाड़ियों को आज हरियाणा सरकार गुरुग्राम में सम्मानित करेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इनमें से 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इसके साथ ही एक खिलाड़ी पदक तो नहीं जीत सका, लेकिन चौथे स्थान पर रहा। इस तरह 30 खिलाड़ियों का आज गुरुग्राम में शाम 5 बजे सम्मान किया जाएगा। सीएम खट्टर ने इस सम्मान समारोह में सदन के सभी सदस्यों को शामिल होने का न्योता दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बंगाल के 2 खिलाड़ियों अचिंत्य सियोली और सौरभ घोषाल को ममता सरकार सम्मानित करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार दोनों खिलाड़ियों को नौकरी देगी। साथ ही स्वर्ण पदक विजेता को 5 लाख जबकि ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2 लाख रुपए की सम्मान राशि देगी। आज खेला दिवस के मौके पर दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि आज 16 अगस्त को इस बार भी पूरे राज्य में खेला दिवस मनाया जाएगा। एक और जहां पूरा देश आजादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा था, तो वहीं बौखलाए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सोमवार को ग्रेनेड हमला कर दिया। इस ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल हो गया। ये हमला बड़गाम जिले के गोपालपुरा गांव में हुआ। घायल नागरिक का नाम करण कुमार बताया जा रहा है।
फिलहाल घायल की हालत स्थिर है। वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गया। पंजाब पुलिस ने आईएसआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनको पंजाब लाया गया। ये आतंकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गैंगस्टर से जुड़े हुए थे। आतंकियों को पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और दिल्ली पुलिस की मदद से एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 3 हैंड ग्रेनेड, एक आईईडी और 2 9mm की पिस्टल समेत 40 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल चारों आतंकियों को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में वांटेड अपराधी मुन्ना माइकल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच मौके का फायदा उठाकर वांटेड अपराधी मुन्ना माइकल फरार हो गया। दरअसल शुक्लागंज निवासी वांछित अपराधी मुन्ना माइकल को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। इस बीच मौका पाकर मुन्ना माइकल भाग निकला। फिलहाल पुलिस इस मामले में अपराधी की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। घटना खनऊ के आशियाना इलाके के बंगला बाजार में चंद्रिका देवी मंदिर के सामने की है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को शांत कराया। वहीं इस पथराव में एक शख्स के सिर में चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं कुछ वाहन भी इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। हालांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 9 नामजद और 14 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार राज्य में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो जनगांव जिले के देवरूपुल्ला इलाके से गुजरे तो स्थानीय लोग और टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और गो बैक के नारे लगाए। इस बीच कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ और लाठियां चली। इसके बाद राज्य के मंत्री दयाकर राव घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और डीजीपी से कार्रवाई की बात कही। कर्नाटक के शिवमोगा में वीर सावरकर के एक पोस्टर को लेकर बवाल हो गया। हिंदूवादी संगठनों की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर लगाए गए पोस्टर का कुछ मुस्लिम युवक विरोध करने लगे। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना आमिर अहमद सर्कल की है। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पूरे शिवमोगा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वीर सावरकर के पोस्टर्स को हटाकर टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की, जिसके बाद ये विवाद हुआ। जालौर में दलित छात्र की मौत के मामले में सरकार दलित विधायकों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस एमएलए और एससी आयोग के अध्यक्ष बाबूलाल बैरवा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। बैरवा ने कहा कि प्रदेश में दलितों पर रेप केस, झगड़े और उनकी हत्याएं बढ़ी है। एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख और एक की मौत पर 50 लाख, ये कौन सा तरीका है? बैरवा ने प्रदेश में बढ़ रही दलित अत्याचारों की घटनाओं का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से विशेष सत्र की मांग की है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि जिस शख्स ने धमकी दी उसकी पहचान कर ली गई है। 56 साल के विष्णु विभू भौमिक ने सोमवार को लगातार फोन कॉल के जरिए अंबानी परिवार को धमकी दी थी। गिरफ्त में आई ये शख्स पेशे से ज्वेलर है और दक्षिण मुंबई में उसकी दुकान है। बताया जा रहा है कि इसने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फोन करने के दौरान अपना नाम अफजल बताया था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में कॉलर मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहा है। मैनपुरी में NH 91 पर एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल सरिया से लदा एक बेकाबू ट्रक दीवारों को तोड़ते हुए रिटायर्ड पुलिस एसआई के घर में जा घुसा। इस हादसे में रिटायर्ड पुलिस एसआई विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि ट्रक में 2 सवार लोगों ने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोमवार को एक हादसा हो गया। मनाली के सोलंग में एक नाले पर बने एक पुल को पार करते समय 3 लोग बह गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और तीनों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि अस्थायी पुल का इस्तेमाल स्थानीय गांव के लोग करते हैं। नदी में बहने वाले 2 लड़के और एक लड़की शामिल है। बताया जा रहा है कि सोलंग गाँव में मेला था, जिसे देखने के लिए आसपास के गाँव के लोग इस पुलिया के सहारे जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया।